हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी सभी प्रश्न, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, इन सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास हम कर चुके हैं। इस समय जो हमारी श्रृंखला चल रही है वो निबंध के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चल रही है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए और जो कुछ भी समझाने योग्य है उसे समझाकर तब प्रश्न को हल कराया जाए। तो अगर आप लोग पिछले सारे प्रश्न देख लेंगे तो आपकी तैयारी तो बेहतर होगी ही। पिछली जो तैयारी है उसके अलावा जो आगे के प्रश्न हैं उन्हें समझने में भी आपको बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि जब हम अध्ययन या अभ्यास क्रम से करते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव होता है और चीजें हमें बहुत आसानी से समझ में आती हैं। आप हिंदी विषय से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम अब जहां तक प्रश्नों को देख चुके थे उसके आगे शुरुआत करेंगे। हम निबंध के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें हमने यहां तक देख लिया था कि सुलोचना निबंध संकलन किसका है। तो सुलोचना जो निबंध संकलन है ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। यहां तक हमने देख लिया था। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? कैदी की पत्नी ये निबंध है और इस कृति के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। अब इसे अगर आपको याद रखना है तो आप कैसे याद रख सकते हैं? एक तरीका इसे याद रखने का, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि चीजें आपको याद रहें, इसलिए इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। नाम है कैदी की पत्नी। यह निबंध का नाम है कैदी की पत्नी। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कैदी की पत्नी वृक्ष से बंधी है, या कैदी की पत्नी, क्योंकि वो कैदी की पत्नी है तो उसे क्या कर दिया गया है? वृक्ष से बांध दिया गया है। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। केवल याद रखने के लिए हमारा उद्देश्य यही है कि चीजें आपको याद रहें। आपको कोई और तरीका समझ में आ रहा है तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं। बाकी इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि कैदी की पत्नी वृक्ष से बंधी है और वृक्ष से राम वृक्ष बेनीपुरी शब्द आप याद रख सकते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी। तो जैसे ही आपके सामने लिखा हुआ आएगा कैदी की पत्नी, तो वैसे ही आपको नजर आएगा एक वृक्ष। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं तो कल्पना करिए वृक्ष है और उस वृक्ष से कैदी की जो पत्नी है वो बंधी हुई है। तो जैसे ही शब्द आपके सामने आएगा कैदी की पत्नी, आपको तुरंत नजर आएगा एक वृक्ष, और वृक्ष से राम वृक्ष बेनीपुरी। तो कैदी की पत्नी जो निबंध है वो किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। तो आशा करती हूँ कि अब आप ये निबंध तो कभी नहीं भूलेंगे। अगर परीक्षा में ये निबंध आ जाता है कि कैदी की पत्नी निबंध किसका है, तो तुरंत आपको क्या याद आएगा कि कैदी की पत्नी कहाँ है? वृक्ष के पास है, वृक्ष से बंधी हुई है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी कैदी की पत्नी, ये प्रसिद्ध निबंध है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प जो है वे हैं जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती और भारतेंदु हरिश्चंद्र। कैदी की पत्नी माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, पतितों के देश में, चिता के फूल, गेहूं और गुलाब, मशाल, वंदे वाणी विनायको, लाल तारा, मील के पत्थर, जंजीरें, जंजीर की दीवारें तथा आम्रपाली आदि राम वृक्ष बेनीपुरी जी की ये प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? सुगंध का है, राजतंत्र का है, कला और संस्कृति का है या पूंजीवाद का है? तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। जो गेहूं बनाम गुलाब निबंध है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का, उसमें गुलाब प्रतीक है कला और संस्कृति का। ये पाठ्यक्रम में लगा रहता है अधिकांश भिन्न भिन्न पाठ्यक्रमों में, तो आपने निश्चित ही पढ़ा होगा गेहूं बनाम गुलाब, वो कला और संस्कृति का प्रतीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे
गए गेहूं बनाम गुलाब में गेहूं शब्द भूख का तथा गुलाब शब्द कला और संस्कृति का प्रतीक है। फिर अगला प्रश्न है कि निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास, रविंद्रनाथ त्यागी या हरिशंकर परसाई? तो निठल्ले की डायरी नामक जो हास्य व्यंग है ये हरिशंकर परसाई जी का है। विकल्प डी बिल्कुल सही है। निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखे गए हास्य व्यंग निबंधों का संग्रह है। हास्य एवं व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई के अन्य निबंध है पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, तब की बात और थी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सुनो भाई साधो और जैसे उनके दिन फिरे आदि। फिर अगला प्रश्न है कि डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम क्या है? यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं। एक हिंदी भाषा की उन्नति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब और भाषा की शक्ति। तो यहाँ पर भाषा की शक्ति जो निबंध है ये डॉक्टर संपूर्णानंद का है। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भाषा की शक्ति होती है, भाषा की शक्ति हमें संपूर्ण बनाती है। यदि भाषा का ज्ञान ना हो तो अधूरापन रहेगा, और भाषा की जो शक्ति होती है वो क्या करती है? हमें संपूर्ण बनाती है। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, भाषा की शक्ति, ये निबंध हो गया। और भाषा की शक्ति क्या कर रही है? हमें संपूर्ण बना रही है। और संपूर्ण शब्द से संपूर्णानंद आप याद रख सकते हैं, संपूर्णानंद। तो ये किसका हो गया? डॉक्टर संपूर्णानंद जी का निबंध हो गया भाषा की शक्ति। तो जैसे ही आप देखेंगे भाषा की शक्ति, ये शब्द आपके सामने आएगा तो तुरंत आपको याद आएगा कि भाषा की शक्ति क्या करती है? हमें संपूर्ण बनाती है। और संपूर्ण शब्द से आप याद रख सकते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। तो भाषा की शक्ति निबंध जो है वो किसका हुआ? ये डॉक्टर संपूर्णानंद जी का। अन्य जो नाम दिए गए हैं जिनमें गेहूं और गुलाब, गेहूं बनाम गुलाब, ये भी हम देख रहे थे किसका है। और आचरण की सभ्यता ये भी हम देख चुके हैं पिछली कक्षाओं में। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, ये सब हमारे देखे हुए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो डॉक्टर संपूर्णानंद है, पहले उनके निबंध जो भाषा की शक्ति है, इनके जो अन्य निबंध हैं संपूर्णानंद जी के, वे हैं स्फुट विचार, जीवन और दर्शन, पृथ्वी, शक्ति का उद्देश्य, समाजवाद, आर्यों का आदि देश। और हिंदी भाषा की उत्पत्ति के लेखक आचार्य द्विवेदी जी हैं। और आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह जी का है, जिन्होंने 6 निबंध लिखे। गेहूं बनाम गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। फिर अगला प्रश्न है, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है? पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन की कुछ कपूर की, या दोपहरिया के फूल? तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। कुछ चंदन की कुछ कपूर की निबंध जो है ये विष्णुकांत शास्त्री जी का है। चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, ये इनके अन्य निबंध हैं। फिर अगला प्रश्न है कि कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? तो कविता क्या है निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। विकल्प ए सही होगा। इसके अतिरिक्त जो विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह और कुबेर नाथ राय। कविता क्या है निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों का संग्रह क्या है? चिंतामणि। चिंतामणि पर हम लोग विस्तृत चर्चा कर चुके हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। और उसके जो सन है वो भी आपको याद रखने हैं, प्रकाशन वर्ष, यानी कौन सा चिंतामणि भाग 1 कब प्रकाशित हुआ? तो 1939 में। चिंतामणि भाग 2 कब प्रकाशित हुआ? 1945 ईस्वी में। चिंतामणि भाग 3 कब प्रकाशित हुआ? 1983 ईस्वी में। और चिंतामणि भाग 4 जो कि 2002 ईस्वी में माना जाता है। तो इस तरह से आपको सबके सन याद रखने हैं। ये हम पिछली या उसकी पिछली कक्षा में चिंतामणि पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। और ये आप जितने बार भी शुक्ल जी का नाम आप कहीं भी देखिए, तुरंत आपको उनका चिंतामणि याद आना चाहिए। और तुरंत आप जो 4 उनके संपादन हुआ है, 4 चिंतामणि का जो संपादन हुआ है, उन चारों का प्रकाशन वर्ष और चारों के संपादक, जैसा कि आपको बताया था कि चिंतामणि भाग 1 जो है, जो कि 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसका संपादन शुक्ल जी ने स्वयं किया था। चिंतामणि भाग 2 का संपादन विश्वनाथ प्रसाद जी ने किया। चिंतामणि भाग 3 का नामवर सिंह जी ने किया। और चिंतामणि भाग 4 का प्रकाशन संयुक्त रूप से कुसुम चतुर्वेदी जी और ओम प्रकाश जी ने मिल करके किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, चारों के संपादक के जो नाम है, चारों का प्रकाशन वर्ष, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और चिंतामणि है क्या? शुक्ल जी के निबंधों का संकलन है।
तो कविता क्या है? निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और ग्लानि, काव्य में रहस्यवाद, ईर्ष्या, लोभ और प्रीति, घृणा, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, रसात्मक बोध के विविध रूप और करुणा, उत्साह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, काव्य में अभिव्यंजनावाद आदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के महत्वपूर्ण निबंध हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अज्ञे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया कि जो क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। अद्यतन में, त्रिशंकु में, आत्मने पद में या धार और किनारे में? तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, आत्मने पद में। शेखर के संबंध में उन्होंने अपने निबंध संग्रह आत्मने पद, जो कि 1960 में प्रकाशित हुआ था, उसमें स्वीकार किया है कि जो क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। आगे के जो निबंध संग्रह हैं, त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग, आत्मने पद, आल वाल, लिख कागत कोरे, भवंती, अंतरा, अद्यतन, जोग लिखी, स्रोत और सेतु और युग संधियों पर, धार और किनारे, कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सर्जना और संदर्भ, स्मृति छंदा और संवत्सर। इसमें त्रिशंकु पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं क्योंकि त्रिशंकु नाम की एक रचना और है, वो किसी और के द्वारा लिखी गई है और उसके बारे में हम बता चुके हैं। तो तुरंत याद करिए कि त्रिशंकु नाम की जो दूसरी रचना है उसकी विधा क्या है और वो किसके द्वारा लिखी गई है, उसकी लेखिका कौन है, ये आपको तुरंत याद रखना है। दूसरी चीज, भवंती और पश्यंती, ये बहुत मिलते जुलते नाम है। तो भवंती निबंध संग्रह तो ये अज्ञे का हो गया। पश्यंती किसकी रचना है ये आपको याद करना है, बता देती हूँ। पश्यंती धर्मवीर भारती जी की है। त्रिशंकु आप याद करिए ये किसका लिखा गया है, जो दूसरे नाम से है, वो विधा भी दूसरी है त्रिशंकु, और यहाँ पर अज्ञे जी का ये निबंध संग्रह है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। सबसे पहले अंगद का पांव आएगा, श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है, ये 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके बाद अद्यतन अज्ञे का 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई 1980 में प्रकाशित हुआ। और मराल ये कुबेरनाथ राय जी का है जो कि 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इसके अनुसार विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, अंगद का पांव, अद्यतन, विकलांग श्रद्धा का दौर और मराल। फिर अगला प्रश्न है कि कुटज के लेखक कौन है। कुटज किसकी रचना है? तो कुटज निबंध बहुत प्रसिद्ध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र। कुटज जो कि 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रह, ये भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, चिंतामणि नाम से 4 भागों में प्रकाशित हुए। चिंतामणि भाग 1 1939, चिंतामणि भाग 2 1945, चिंतामणि भाग 3 1983 और चिंतामणि भाग 4, जो कि बहुत से लोग मानते हैं कि ये बहुत जगह सन नहीं दिया रहता है, लेकिन ये 2002 ईस्वी में माना जाता है, 2002 में प्रकाशित हुआ। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इनके जो प्रकाशक हैं, इनके जो संपादन जिन्होंने किया है, जो संपादक रहे हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। भाग 1 के संपादक कौन है? शुक्ल जी स्वयं है। भाग 2 के संपादक कौन रहे? तो विश्वनाथ प्रसाद जी। और चिंतामणि भाग 3 इसके संपादक रहे हैं नामवर सिंह जी। और चिंतामणि भाग 4 के संपादक का जो संपादन हुआ है वो संयुक्त रूप से हुआ है, कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश जी ने मिल करके किया है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है। पहला प्रबंध प्रतिमा, फिर अतीत के चलचित्र, ठेले पर हिमालय और प्रिया नीलकंठी। तो प्रबंध प्रतिमा जो है ये निराला का है और ये 1940 में प्रकाशित हुआ। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी का है जो कि 1941 में प्रकाशित हुआ। प्रबंध प्रतिमा 40 में, अतीत के चलचित्र 41 में और ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी का 1958 में प्रकाशित हुआ। और उसके बाद कुबेरनाथ राय जी का प्रिया नीलकंठी ये 1968 में प्रकाशित हुआ। तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है। इसमें सबसे पहले चिंतामणि, फिर अशोक के फूल, फिर चितवन की छांव और फिर रस आखेटक। चिंतामणि का जो प्रथम भाग है वो कब प्रकाशित हुआ था? 1939 में। फिर यहाँ पर अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1948 में प्रकाशित हुआ। चितवन की छांव विद्यानिवास मिश्र का 1953 में और रस आखेटक कुबेरनाथ राय का 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है।
4 विकल्प दिए गए हैं और उसमें सही पूछा गया है कौन सा है। रस विमर्श शुक्ल जी का गलत है। रस मीमांसा राममूर्ति त्रिपाठी, ये भी गलत है। रस सिद्धांत आनंद प्रकाश दीक्षित, ये भी गलत है। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, बिल्कुल सही है, इसलिए विकल्प डी सही होगा। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। रस विमर्श ये डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी का है। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल का है। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र का है। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। और काव्य में रस ये डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित का है। फिर अगला प्रश्न है कि ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की, अज्ञे की, निर्मल वर्मा की या शरद जोशी की? तो ठेले पर हिमालय रचना है धर्मवीर भारती की, विकल्प ए सही होगा। धर्मवीर भारती के निबंध संग्रह ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी अनकहनी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दता, मानव मूल्य और साहित्य। और निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह है चीड़ों पर चांदनी, हर बारिश में, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप, प्रतिश्रुति के क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्षों में, दूसरे शब्दों में, आदि अंत और आरंभ। फिर शरद जोशी के निबंध है यथासंभव, जीप पर सवार इल्लियां, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने, राह किनारे बैठ, तिलस्म, दूसरी सतह और यत्र तत्र सर्वत्र। फिर अगला प्रश्न है कि काल क्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या होगा? तो यहाँ पर भी काल क्रम की दृष्टि से पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले शिव शंभू के चिट्ठे, जो कि बाल मुकुंद गुप्त जी का है, ये 1904 से 5 में प्रकाशित हुए। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का 1920 में प्रकाशित हुआ। श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा का 1942 में प्रकाशित हुआ। और कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1951 में। तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। शिव शंभू के चिट्ठे, रसज्ञ रंजन, श्रृंखला की कड़ियां और फिर कल्पलता। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है? तो शिव शंभू के चिट्ठे, जो कि 1904 से 5 में आया, सबसे पहले आएगा। उसके बाद काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद जी का है, ये 1939 में आया। और उसके बाद आएगा कुटज। कुटज जो निबंध है ये प्रकाशित हुआ था 1964 ईस्वी में, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और कहाँ है द्वारका, अज्ञे जी का है, और ये प्रकाशित हुआ था 1982 ईस्वी में। तो इसके अनुसार विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि निबंध और निबंधकार को सुमेलित कीजिए। तो इसमें निबंध और निबंधकार को सुमेलित करना है। नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य अज्ञे का है। मेरा परिवार ये महादेवी वर्मा जी का है, 1972 में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन वर्ष बहुत बार पूछा जाता है कि मेरा परिवार ये कब प्रकाशित हुआ था, तो ये 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। फिर बैतलवा डाल पर ये विवेकी राय का है, 1962 में प्रकाशित हुआ। तो इसके अनुसार विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। अगला है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता ये निबंध लिखा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट और भारतेंदु। आपको याद होगा कि ये जो निबंध है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, इसी को पढ़ करके मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रेरणा ली थी और उन्होंने साकेत की रचना की थी, जिसमें मुख्यतः उर्मिला के वियोग को दर्शाया गया है। इसके पहले कहीं भी उर्मिला का इतना विस्तृत वर्णन नहीं मिलता है। तो कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता ये निबंध लिखा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, जिससे प्रेरित कौन हुए थे? मैथिली शरण गुप्त जी, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था द्विवेदी युग, तब विस्तार से हमने जाना था इसे। तो इनकी कौन सी रचना थी जिसके कारण इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी महात्मा गांधी जी से, और उस रचना पर अंग्रेजों ने पाबंदी भी लगाई थी। तो वो रचना है भारत भारती। तो कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। कश्मीर कुसुम भारतेंदु हरिश्चंद्र। और संसार महानाटकशाला, संसार महानाटकशाला ये बालकृष्ण भट्ट जी का बहुत प्रसिद्ध निबंध है। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? विद्यानिवास मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, गुलाब राय या प्रताप नारायण मिश्र। तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। वंदे वाणी विनायको किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। इसके अतिरिक्त कैदी की पत्नी, अभी शुरुआत में ही हमने देखा था कैदी की पत्नी किसकी रचना है, वो भी रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। इसके अतिरिक्त वंदे वाणी विनायको
और गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब, ये भी रामदक्ष बेनीपुरी जी के निबंध है। प्रताप नारायण मिश्र जी के प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? तो धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, भौं, नारी, मुच्छ, हा, द, घूरे का लत्ता बीने, अपव्यय, वृद्ध, दान, ईश्वर की मूर्ति, होली है अथवा होरी, ये बहुत इनका प्रसिद्ध निबंध है। अपव्यय और वृद्ध, दान इत्यादि भी बहुत बार पूछे गए हैं। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित करना है। तो पगडंडियों का जमाना बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। अंगद का पांव श्रीलाल शुक्ल जी का है। गंधमादन कुबेरनाथ राय जी का है। जीप पर सवार इल्लियां, ये शरद जोशी जी का है। तो इसके अनुसार विकल्प सी सही होगा। ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। पगडंडियों का जमाना ये 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। अंगद का पांव 1958 में आया, श्रीलाल शुक्ल जी का है। और गंधमादन 1972 में कुबेरनाथ राय जी का है। जीप पर सवार इल्लियां 1971 शरद जोशी जी का निबंध है। और फूलों वाले कैक्टस रविंद्रनाथ त्यागी 1978 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? विकलांग श्रद्धा का दौर परसाई जी की ही है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते, ये सभी परसाई जी के हैं। लेकिन जीप पर सवार इल्लियां ये शरद जोशी जी का है, न कि हरिशंकर परसाई जी का। पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद के फटे जूते इत्यादि हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह है। और यथासंभव, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने, राह किनारे बैठ, तिलस्म, दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र इत्यादि शरद जोशी के निबंध संग्रह हैं। ये आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। यत्र तत्र सर्वत्र, ये बहुत बार पूछा जाता है, किसका है? शरद जोशी जी का है। फिर अगला प्रश्न है कि जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो जीवन काल की दृष्टि से अर्थात इनके जन्म वर्ष के अनुसार, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इनका जन्म हुआ था 1864 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल जी का 1884 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कब हुआ? 1864 में। और रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ 1884 ईस्वी में। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हुआ 1907 ईस्वी में। और विद्यानिवास मिश्र जी का जो जन्म हुआ है ये 1926 या कहीं कहीं 28 भी मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहीं कहीं 1926 मिलता है और कहीं कहीं 1928 दिया रहता है। तो इसमें थोड़ा भ्रम है इसमें। तो अगर ये 26 रहेगा तो भी, और यदि 28 है तो भी क्रम ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर शुक्ल जी, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी और फिर विद्यानिवास मिश्र जी। तो जन्म काल के अनुसार निबंध का जो अनुक्रम है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर विद्यानिवास मिश्र जी का 1928 दिया गया है और कहीं कहीं आप देखेंगे कि 1926 भी मिलता है। फिर अगला जो प्रश्न है कि रचना काल के आधार पर निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले श्रृंखला की कड़ियां, फिर अशोक के फूल, फिर अर्धनारीश्वर और फिर आत्मने पद। श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा जी का है, 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1948 में प्रकाशित हुआ। अर्धनारीश्वर दिनकर का 1952 में प्रकाशित हुआ और आत्मने पद अज्ञे का 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित करना है। मजदूरी और प्रेम जो निबंध है ये अध्यापक पूर्ण सिंह का है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र जी का है। लोभ और प्रीति ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है और रस आखेटक कुबेरनाथ राय जी का निबंध है। तो इसमें विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पांचवा। फिर है वट पीपल के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, निर्मल वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या राम कुमार वर्मा। तो विकल्प सी सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। वट पीपल के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। वट पीपल किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पीपल, वट पीपल जो है उसके पास से दिनकर दिखाई देता है, दिनकर अर्थात सूर्य। मिट्टी की ओर ये भी उन्हीं का है। अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, वेणुवन, उजली आग, वट पीपल, साहित्य मुखी, ये सब रामधारी सिंह दिनकर के निबंध संग्रह हैं। साहित्य मुखी किसका है? दिनकर जी का निबंध है। साहित्य मुखी रामधारी सिंह दिनकर। फिर अगला प्रश्न है कि आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक कौन है?
तो आत्माराम के प्रतीक हैं इसमें बाल मुकुंद गुप्त जी। ये जो निबंध है ये पूरे विवाद के बाद लिखा गया ये निबंध है। एक विवाद हुआ था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था, भाषा और व्याकरण नाम का एक लेख लिखा था, जिसमें एक शब्द भाषा और व्याकरण नामक जो उन्होंने लेख लिखा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, उसमें उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसका नाम था अनस्थिरता। तो उस शब्द को लेकर बाल मुकुंद गुप्त ने एक व्यंग लिखा था, मतलब उनका ये मानना था कि ये शब्द गलत है बाल मुकुंद गुप्त जी का, जिसके प्रत्युत्तर में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक निबंध लिखा कि सर्गो नरक ठिकाना नाही, और नामक लेख लिखा था उन्होंने कल्लू अलहित के नाम से। और बाद में गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का पक्ष लेते हुए आत्माराम की टेटे नामक लेख लिखा। इस लेख में जो आत्माराम का प्रतीक है वो बाल मुकुंद गुप्त जी का है। अर्थात आप ऐसे समझ लीजिए कि एक शब्द को लेकर के बाल मुकुंद गुप्त जी और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी में विवाद हुआ, और उस विवाद के बाद जो निबंध लिखा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उसका नाम है सर्गो नरक ठिकाना नहीं। और इन सारी बात को देखते हुए अंत में गोविंद नारायण मिश्र जी ने आत्माराम की टेटे नाम से लेख लिखा, जिसमें आत्माराम जो है वो बाल मुकुंद गुप्त जी का प्रतीक है, क्योंकि इसमें इन्होंने पक्ष लिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प है गोविंद नारायण मिश्र, गोपाल राम गहमरी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर अगला प्रश्न है कि निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है, इनमें से कौन सा संग्रह ऐसा है जो निर्मल वर्मा द्वारा रचित नहीं है? तो चिंतन मुद्रा विकल्प सी सही होगा। अन्य कला का जोखिम, शब्द और स्मृति और ढलान से उतरते हुए, ये सभी निर्मल वर्मा के हैं। चिंतन मुद्रा और ये विष्णुकांत शास्त्री जी का है। चिंतन मुद्रा और अनुचिंतन इत्यादि ये विष्णुकांत शास्त्री जी के निबंध है। विष्णुकांत और निर्मल वर्मा का जो निबंध है वो निबंध संग्रह है चीड़ों पर चांदनी, हर बारिश में, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप, प्रतिश्रुति के क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्षों में, दूसरे शब्दों में, आदि, अंत और आरंभ। फिर अगला प्रश्न है कि प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले आएगा अशोक के फूल, फिर विचार और वितर्क, फिर कुटज और उसके बाद आलोक पर्व। तो अशोक के फूल जो कि 1948 में प्रकाशित हुआ, फिर कल्पलता 1951 में प्रकाशित हुआ, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 में प्रकाशित हुआ, विचार और वितर्क 1957 में, विचार प्रवाह 1959 में, कुटज 1964 में, साहित्य सहचर 1972 में और आलोक पर्व 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है? चक्कर क्लब जो रचना है वो यशपाल की है, विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है अमृतलाल नागर, नगेंद्र और बाल मुकुंद गुप्त। न्याय का संघर्ष, राज्य की कथा, चक्कर क्लब, देखा सोचा समझा, बात बात में बात, गांधीवाद की शव परीक्षा इत्यादि ये यशपाल के प्रमुख निबंध संग्रह हैं। फिर अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर आगे के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। सबसे पहले आएगा त्रिशंकु, फिर आत्मनेपद, फिर अंतरा और उसके बाद धार और किनारे। तो त्रिशंकु 1945 ईस्वी, सब रंग और कुछ राग 1956, आत्मनेपद 1960 में, आलवाल 1971, लिखे कागज कोरे 72, भवंती ये भी 72 में प्रकाशित हुआ, अंतरा 75 में और जोग लिखी 1977 में, अद्यतन भी 1977 में, स्रोत और सेतु 1978, संवत्सर ये भी 1978 में, धार और किनारे 1982, युग संधियों पर 1982, कहाँ है द्वारका ये भी 1982 में, केंद्र और परिधि 1984, छाया का जंगल ये भी 1984, सर्जना और संदर्भ 1985, स्मृति छंदा 1989। ये सब आगे के निबंध संग्रह हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निराला के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाना है। तो सबसे पहले प्रबंध पद्म, फिर प्रबंध प्रतिमा, फिर चाबुक और चयन, विकल्प सी सही होगा। और यहाँ पे जो प्रबंध पद्म है ये 1934 में प्रकाशित हुआ, प्रबंध प्रतिमा 1940 में, चाबुक 1951 में, चयन 1957 में और संग्रह 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर अगला प्रश्न है कि नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार कौन है? तो ये सारे जो निबंध हैं ये हैं प्रताप नारायण मिश्र जी के, विकल्प भी सही होगा। अन्य विकल्प हैं भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त और बालकृष्ण भट्ट। नाक, पेट, धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक, आप, बात, भौ, नारी, मुच्छ, परीक्षा, समझदार की मौत तथा मनोयोग आदि प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध हैं। फिर अगला प्रश्न है कि विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के
क्रमानुसार सही क्रम क्या होगा? तो विकल्प ए सही होगा। सबसे पहले कदम की फूली डाल, फिर आएगा तुम चंदन हम पानी, फिर तमाल के झरोखे से, और फिर शेफाली झर रही है। तो यहाँ पर चितवन की छां जो कि 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, फिर कदम की फूली डाल ये 1956 में, फिर उसके बाद तुम चंदन हम पानी 1957, फिर मैंने सिल पहुंचाई 1966, परंपरा बंधन नहीं 1976, तमाल के झरोखे से 1981, फिर संचारणी 1982, फिर अंगद की नियति 1984, फिर शेफाली झर रही है ये 1989, फिर लागो रंग, फिर शिरीष की याद आई। और ये सब इत्यादि, ये सारे निबंध किसके हैं? विद्यानिवास मिश्र जी के ये निबंध संग्रह हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है शरद जोशी के व्यंग निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाना है। तो शरद जोशी के सबसे पहले आएगा हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, फिर राह किनारे बैठ, फिर तिलस्म, और फिर यत्र तत्र सर्वत्र। तो जो हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे हैं ये 1971 में प्रकाशित हुआ था। जीप पर सवार इल्लियां ये भी 1971 में, किसी बहाने ये भी 1971 में, और राह किनारे बैठ ये 72 में प्रकाशित हुआ। तिलस्म 1973 में, दूसरी सतह 1975, और यत्र तत्र सर्वत्र 2000 में प्रकाशित हुआ। और यथासंभव इत्यादि ये सब किसके निबंध हैं? तो ये सब निबंध हैं शरद जोशी जी के निबंध संग्रह हैं। और उसके बाद है यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? तो यथार्थवाद और छायावाद जो निबंध है इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है शांतिप्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी और मुकुटधर पांडे। यथार्थवाद और छायावाद जयशंकर प्रसाद जी का निबंध है। वृत्त और विकास शांतिप्रिय द्विवेदी जी का है। रीति और शैली नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। हिंदी और छायावाद ये मुकुटधर पांडे जी का निबंध है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया है कि यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है। तो यथार्थवाद और छायावाद निबंध है जयशंकर प्रसाद जी का। इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।